हाय गाइज, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग पीटी 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जितना इसमें हो सकता है उतना हम लोग देखेंगे। ठीक है, एज इट इज जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखिए इलेक्शन से रिलेटेड यानी चुनाव, एक साथ चुनाव, फिर राज्य चुनाव आयोग है, फिर इसके बाद परिसीमन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट रोल, आदर्श आचार संहिता, लोक चुनाव, लोकसभा चुनाव, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जो न्यूज था उसको भी देखेंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 329 बी इस पे भी देखेंगे हम लोग। चुनाव में नामांकन, पुनर्मतदान, साइलेंस पीरियड क्या है, एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, होम वोटिंग। इसके अलावा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, होम वोटिंग, फॉर्म 17C क्या है इसके बारे में देखेंगे, ब्रेल साइनेज। ठीक है, इतना आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, टोटल 16 पेज तक। ठीक है, अगर 2 घंटा के अंदर अंदर कंप्लीट ये हो जाता है तो हो सकता है हम लोग आगे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है जैसे कि संसदीय राज, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, फंक्शन, ये भी देखेंगे। इसमें क्या क्या चीज जो है गवर्नमेंट में, जैसे कि आंतरिक आपातकाल क्या है, दल बदल रोधी कानून, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय समितियां, ये सब न्यूज में रहा है। ठीक है, संसद का सचिवालय, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, कैबिनेट सचिव, संसद, राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद और सदस्यों की शपथ। तो अगर 2 घंटे के अंदर अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम लोग ये इतना तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, बाकी जो रहेगा ये जितने भी सारे हैं, ठीक है, यहाँ से संविधान संबंधित मुद्दे, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस, ये वाला, प्लस यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 से 3 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करते हैं। 365 यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे मेंशन है वैसे हम आप लोग को बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए चुनाव से रिलेटेड हम लोग देखते हैं इलेक्शन। देखिए एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, इसके लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ठीक है, एक तो फैक्ट ये बन जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। ठीक है, एक संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा। ठीक है, तो एक समीक्षा जो है इसे किया गया था और एक संयुक्त ज्वाइंट कमिटी के द्वारा यानी पार्लियामेंट के जो ज्वाइंट कमिटी होता है उसके तहत, ठीक है, एक संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें हम लोग फैक्ट देखेंगे, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के क्या क्या इसका प्रावधान है, तो इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, 82 ये जोड़ा गया है, तो अपन इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक साथ चुनाव जो है, आर्टिकल के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 83 में संशोधन किया गया, इसमें समाप्त अवधि क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड यानी कि मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव की परिभाषा दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी विधानसभा का जैसे भंग हो जाता है विधानसभा, ठीक है, वहां के सरकारें जो है बहुमत साबित नहीं करती है, तो बीच में ही फिर हमें लाइक इलेक्शन बोले तो फिर से दूसरे पार्टी वहां पे इलेक्शन होता है। ठीक है, जब सरकार गिर जाती है, तो इसके बारे में कहा गया। ठीक है, संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाता है या लोकसभा विघटन तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच अवधि क्या है, असमाप्त अवधि मानी जाएगी। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले अगर भंग हो जाती है तो लोकसभा के विघटन की तिथि पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी। ठीक है, समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त
अवधि के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 172 में संशोधन, नया प्रावधान है राज्य विधानसभा के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है, ठीक है। गाइज ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम इसका एमसीक्यू भी बना करके लेके आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 337 में संशोधन, यह विधानमंडलों में चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। लोकसभा, जैसे कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। राज्य विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका हो गया, पंचायत चुनाव को साथ एक संपन्न, यानी एक ही साथ सभी का कराया जाएगा। जैसे लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, नगर पालिका, पंचायत, सबका अलग अलग होता है ना, तो सब इसमें एक ही साथ कराया जाएगा। इसके साथ ही इसमें विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान, सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। ये बहुत ही, देखिए ये करने से इसमें बेटर क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो पैसे इतने सारा खर्चा होता है, वो सारा उसमें से पैसे बचेगा, ठीक है। वो जो पैसा बचेगा तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि यह देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। भारत में वर्ष इसके पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शन लगभग हो चुका है, तो बताया जा रहा है कब कब है डेटा। तो सबसे पहले 1951-52 में हुआ था, फिर 1957, 1962, 1967, ठीक है। यानी कि 1951-52, फिर 1957, 1962, 1967 में लोकसभा विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। इसके साथ ही 1968-69 में राज्य विधानसभा और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। यानी कि 1951, 52, 57, 62, 67 और 68, 69 तक ये सारा चला, 1970 तक चला। लेकिन जब विधानसभा जैसे ही भंग हो गया था, इसके बाद ये जो साइकिल है, लाइक बोले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये बंद कर दिया गया, ठीक है। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट आयोग पे हम लोग देखते हैं, भारत की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में पहले आया था, ठीक है। इसके अलावा संविधान के कामकाज में समीक्षा करने के लिए आयोग गठित हुआ था 2002 में, ठीक है। फिर संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 में दिया गया था, सौंपा गया था। फिर 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर पे वर्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य चुनाव आयोग। तो कुल मिला के मोटा मोटा हम लोग को पूरा इसमें याद नहीं रखना है, ठीक है। याद क्या क्या रखना है, ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसमें से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका का सभी एक ही साथ एग्जाम बोल रहे हैं, इलेक्शन होगा। उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पैसे बचत बहुत सारा हो सकता है। लाइक बोले तो देखिए, इसका निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब इतना सारे अगर हम फैक्ट अगर लगे बताने ना, तो पता चलेगा कि काफी मतलब लंबा लंबा टाइम काफी खींचेगा। तो जब हम पॉलिटी का कोई वैसे चैप्टर वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो एज इट इज A to Z निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट को क्या क्या इसमें लाइक बोले तो कितने सारे एजेंसी को इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, उस पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, बहुत सारी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ओवरऑल हम लोग ये 365 एक नज़र में देखने का यही मतलब है कि ओवरऑल पहले तो आप लोग न्यूज़ में पढ़े ही होंगे कि ये सारा एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन वगैरह द हिंदू में आए दिन पब्लिश होते रहता था। बट ओवरऑल हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड, ताकि प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बने तो गलत नहीं हो पाए। तो सबसे याद रखना 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, इसमें 129वां संविधान संशोधन विधेयक का आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, तो 82 ए जोड़ा गया था, ठीक है। इसके साथ ही ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब तो आपको याद नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 83 में संशोधन, ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल 172 में संशोधन का प्रावधान, ठीक है, असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है राज्य विधानसभा के लिए। फिर आर्टिकल 337 में संशोधन, ये हम लोग को थोड़ा देखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ फैक्ट सारा याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा, एक आध बार देख लीजिएगा। 1951-52 में हुआ था, फिर 57, फिर 62, 67, 68, 69, फिर 1970 में ये विधानसभा का जब
भंग हो गया था, इसके बाद ये बाधित करी। ओवरऑल इतना दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ी बहुत रिपोर्ट पे आप लोग देख लीजिएगा कि भारत के वित्तीय ये आयोग जो है कौन सा रिपोर्ट, कौन सा ईस्वी में रिपोर्ट सौंपा था, तो ये सारा क्वेश्चन में भी बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन सुर्खियों में क्यों था? तो ये भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी जो होते हैं कैग, ये कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग जो है इसे कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा हम लोग देखें तो देखिए ये क्या है, एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, ये संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे कि पंचायत राज संस्था, शहरी स्थानीय निकायों, ठीक है, इसके अलावा चुनावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और ये कौन सा समिति की सिफारिश पे? तो गाडगिल समिति, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 243 के 1। ठीक है, आर्टिकल 243 के 1 और आर्टिकल 243 जेड ए। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में मतदाता सूची तैयार करना, सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ठीक है, तो आर्टिकल आपसे पूछ लेगा कि पंचायत नगर पालिका के चुनाव में मतदाता सूची जो प्रिपरेशन किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है सभी चुनावों के संचालन के लिए, ये कौन सा आर्टिकल है? तो 243 के यानी 1 से लेकर के आर्टिकल 243 जे। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त के सेवा और शर्तें। ठीक है, इसके सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। पदाधिकारी जो होते हैं, पदावधि इसमें राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो जो होते हैं, यानी स्टेट में बात हो रहा है, उसमें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि केवल यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इन्हें राज्य यानी कि जो स्टेट के हाईकोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये अपन इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन की देखरेख करना, ये सारे निर्वाचन क्षेत्र यानी कि बोले तो राज्य सूची कह रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग का ये काम है कि मतदाता सूची तैयार करना है, उसमें संशोधन को देखरेख करना है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय निकाय बोले तो स्थानीय निकाय यानी कि जो पंचायत लेवल, पंचायत जो जिसमें मुखिया उखिया का चुनाव वगैरह होता है, पंचायत वगैरह का, नगर पालिका वगैरह, तो ये सारे कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के सीटों को आरक्षित करना भी इसका कार्य है। किसका? राज्य चुनाव आयोग का। स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार भी है इनको। इन विवादों में उम्मीदवारों को अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। ठीक है, यानी कि अयोग्यता के मामले में यानी कि अयोग्य हो सकता है कोई उम्मीदवार, तो ये भी राज्य चुनाव आयोग के कार्य मतलब है, इनका वर्क है, ये अपना वर्क देखेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों को संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना किसका काम है? राज्य चुनाव आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिसीमन आयोग। ठीक है, देखिए परिसीमन आयोग यानी इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों था? किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दिया गया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश को स्पष्ट रूप से मनमाने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, परिसीमन के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए, लोकसभा विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक सीमाएं तय करने का काम करती है। ठीक है, परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी क्या है कि
उच्चाधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन या फिर सीमा आयोग कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल पूछेगा कि कौन सा परिसीमन आयोग की आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल 82 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हो चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में 4 बार गठन हुआ है। आर्टिकल 82 है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लोकसभा विधानसभा की प्रत्येक सीटों की संख्या निर्वाचित क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा ये तय करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। ठीक है, ये अंतिम माने जाते हैं, तो ये याद रखना है। उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। इसके आदेशों की प्रतिक्रिया संबंधित लोकसभा, राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी कि वो उसमें रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी इनको अधिकार है। ठीक है, यानी कि यहाँ इनके जो आदेश है, जो ये ऑर्डर करेंगे, इस लोकसभा राज्यसभा के समक्ष रखी जाएगा। यानी कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा में रखा जाएगा, स्टेट में अगर होगा तो स्टेट में विधानसभा में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है, यानी कि वो रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी ये इनका अंतिम मतलब निर्णय रहेगा परिसीमन आयोग का कि न्यायालयों में इन्हें चुनौती नहीं दिया जा सकता है। टोटल याद रखना है, 4 बार अभी हो चुका है आर्टिकल 82 में। ठीक है, ये इतना आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिसीमन आयोग की संरचना क्या है। तो इसमें अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग में। दूसरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट रोल। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था, तो एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम यानी वर्सेस भारतीय निर्वाचन आयोग अन्यवाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, तो इसमें क्या है कि VVPT, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, वोटर वेरीफाइबल पेपर, ठीक है, ये 100% क्रॉस सत्यापन करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, देखिए, पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, इसके साथ मिलकर विकसित किया है। ठीक है, किसके साथ, फिर से थोड़ा हम लोग देख ले। तो देखिए, इसे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये तीनों एक साथ मिलकर के विकसित किया है, डेवलप किया। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो आपसे मंत्रालय बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आपको याद रखना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है। ठीक है, विभाग पूछे तो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करता है। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार सभी ईवीएम के साथ VVPAT, ठीक है, यानी कि वोटर, ये रहा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी कि वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट, ठीक है, यहाँ पे है ऑलरेडी मेंशन, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। इसका उपयोग किया गया था कब, गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार 2017 में पहली बार यूज किया गया था ईवीएम के साथ VVPAT का। ठीक है, इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको VVPAT को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। ठीक है, यानी कि VVPAT बार बार हम इसलिए बोलेंगे शॉर्टकट, क्योंकि लाइक बोले तो
अब हमेशा कंटिन्यू इसका फुल फॉर्म करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ये जो ट्रेल है इसे शॉर्टकट में VVPAT हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में VVPAT को पहली बार पूरी तरह से आयोग में लाया गया था। EVM और VVPAT का विकास क्रम क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले 1982 में केरल में विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ पे? केरल में किया गया था 1982 में। दूसरा जो है 1989 में EVM के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। इसके बाद 2004 में आम चुनाव के पहली बार EVM का उपयोग किया गया और तब से लेकर के चुनाव में ये अभी तक इस्तेमाल किया जाने लगा है, ठीक है। EVM मशीन के द्वारा वोटिंग होता है। दूसरा 2000 चौथा याद रखना है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यानी कि सुब्रमण्यम वर्सेस भारतीय निर्वाचन आयोग वाद VVPAT के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया था, ठीक है, यानी कि इसे कंटिन्यू रेगुलेट कर दिया। 2019 एक चंद्रबाबू नायड वर्सेज भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा असेंबली सेगमेंट में 5 EVM का VVPAT से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, ठीक है, यानी इसके जांच पड़ताल किया जाएगा। नेक्स्ट है EVM में निम्नलिखित में से 3 यूनिट शामिल होती है। कौन कौन शामिल होती है? ये होती है बैलेटिंग यूनिट, इसका उपयोग जो होता है वोट डालने के लिए किया जाता है और 6 बटन वाली कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट, मास्टर यूनिट भी कहा जाता है। मतदान होता है यानी पीठासीन अधिकारी के पास ये रहता है। वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट यानी VVPAT जो है यह EVM का ही एक घटक है, ठीक है। मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट जो है उम्मीदवारों को गया है या नहीं, यानी कि सपोज करो कि आप अगर किसी पे वोट देते हैं, सपोज करो कि लाइक आप लोटस पे वोट दे रहे हैं तो उस पे गया कि नहीं, कांग्रेस के हैंड छाप पे वोट दे रहे हैं तो उस पे गया कि नहीं, ये VVPAT जो है ये उसको यानी कि वेरीफाइड करता है उम्मीदवारों का वोट जो है उसके जिस पे वो बटन दबाया वो वहां पे गया कि नहीं, ठीक है। मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने, EVM का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करने, मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये न्यूज में था। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को शामिल मीडिया प्लेटफॉर्म को नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए थे। निर्देश जो है लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के मामले में भी जारी किया गया था, ठीक है। आदर्श आचार संहिता के बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल राज्य में चुनाव में किया गया था। इसके साथ ही राजनीतिक दल के साथ साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश एक सेट इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसके आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव को संचालन, निर्देश और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी को शक्ति प्रदान है, ठीक है, यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये चुनावों के संचालन, निर्देश, ठीक है, इसके अलावा इसको नियंत्रण कंट्रोल करना जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारे जिम्मेदारी जो है आदर्श आचार संहिता को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है, ठीक है। हालांकि संविधान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये याद रखना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसे संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो लिखेगा क्या संविधान में ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि निम्नलिखित में से इन कथनों पर विचार कीजिए, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है संविधान में आर्टिकल फलाना इतना इतना में मेंशन है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किन पर लागू होता है? तो यह सभी राजनीतिक दल पर लागू होता है, उनके उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसे लागू करने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां, तो ऐसी कोई भी नीति, योजना, परियोजना, योजना घोषित नहीं किया जा सकता है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने की, इस पे भी रोक लगाया जाता है कि सरकारी कोष जो है, गवर्नमेंट का जो फंड होती है, जो एक कोड लाइक बोले तो गवर्नमेंट का जो एक कोष को बनाया जाता है पैसे वैसे का, धन का उपयोग करने पे, उस जैसे कि लाइक बोले तो आप कोई भी टीवी वगैरह पे या फिर सोशल मीडिया पे विज्ञापन वगैरह जारी नहीं कर सकते, तो उस पर रोक लग जाता है जब ये एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये अगर इसके तहत, ठीक है, अगर ये अगर लाइक बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आदर्श आचार संहिता, तो आदर्श आचार संहिता जब लागू होता है तो आप सभी को पता है कि प्रचार वगैरह आप नहीं कर सकते, कैंपेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार या सार्वजनिक उपकरण में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक, तो ये सारा इतना आपको फैक्ट याद नहीं रखना है, कुल जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रखना है, बट फिर भी ओवरऑल आप वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार देखिएगा, सुन लीजिएगा, एटलीस्ट सबको याद हो जाएगा। ठीक है, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों की आयोजन करने पर रोक लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि 48 घंटे की अवधि के दौरान। ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए परिवहन मशीनरी जैसे कि सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या फिर भुगतान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की अवधि या चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर के परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहता है, और ये इसका अवधि को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल वर्सेज भारत संघ अन्यवाद 1997 में सही ठहराया था। ठीक है, उल्लंघन के परिणाम, इस संहिता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसके साथ ही इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों को भी, लाइक बोले तो उल्लंघन करने पर दंडात्मक जो भी कार्रवाई होगा उसमें उपायों को भी कमी है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी समस्या आती है। ठीक है, तो ये सारे बताया गया था हरबंस सिंह जलाल बनाम यानी वर्सेज भारत संघवाद 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके उदाहरण के लिए किसी उम्मीदवारों के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा कितना 123(4) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जलसाजी या प्रतिरूपण, ठीक है, यानी कि प्रतिरूपण, इम्प्रेजोनेशन, ठीक है, क्या है, इम्पर्सोनेशन एक चुनावी अपराध है। ठीक है, यानी कि धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जलसाजी या प्रतिरूपण, इम्पर्सोनेशन एक क्या है, चुनावी अपराध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोकसभा चुनाव, यानी लोकसभा इलेक्शन क्यों चर्चा में था, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, चुनावी प्रणाली लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा प्रत्येक सदस्य भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कि निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसके लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का एक संसदीय, ठीक है, एक संसदीय कह रहे हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, और इसके लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है उसे ही निर्वाचित घोषित होता है। ठीक है, लोकसभा का अवधि आम चुनाव के बाद निर्वाचन सदस्यों की पहली बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोकसभा राष्ट्रपति का 5 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है, और इसे अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मान लो कि अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है
ठीक है, कि पुनः बोले तो लोकसभा जब भंग हो जाए तो उसे समाप्त करके, और समाप्त यदि हो जाता है तो आप उसे उस मामले को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि आप बोलेगा कि नहीं हम तो शपथ लिए थे 5 साल का, भाई जब 5 साल का लिए हैं तो आप हमको पहले ही क्यों हटा रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, चुनौती उनको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में कार्यकाल के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून के द्वारा एक बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 में शामिल है आर्टिकल 324 से लेके 329। ठीक है, लोकसभा चुनाव के प्रावधानों से संबंधित है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी हम लोग देख ले। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है, आर्टिकल 329 बी, आर्टिकल 329 बी ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। देखिए, निर्वाचन आयोग ने एक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 329 बी का उपयोग किया और आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेपों को रोकने के लिए आर्टिकल का सहारा लिया। आर्टिकल 329 बी के अकॉर्डिंग संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल किसी भी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दिया जा सकता है। फिर से हम लोग रिपीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 329 बी के अकॉर्डिंग संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही चुनौती दिया जा सकता है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान जो है समुचित विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया। ठीक है, इसके बाद है पोत्रुस्वामी निर्णय वर्सेज रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल निर्वाचन क्षेत्रों के अनुवाद 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनावों की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अकॉर्डिंग चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव वैधता का चुनौती या फिर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। चुनाव याचिका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ऐसी याचिका पर उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, इससे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है। चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवारों या फिर चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर किया जा सकता है। निर्वाचन का अर्थ है कि उस व्यक्ति से है जो कि उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिसे चुनाव याचिका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज में था, चुनाव में नामांकन यानी कि नॉमिनेशन इन इलेक्शन। हाल ही में एक उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया था क्योंकि विरोधी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी जो है ये खारिज कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 33 में वैध नामांकन के लिए, ठीक है, यानी कि वैलिड नॉमिनेशन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। किसमें परिभाषित किया गया है, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 33 में। ठीक है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए, इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक प्रोपोजर होना चाहिए। निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए। इसके साथ ही प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेंशन है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 33 के तहत नामांकन पत्रों की प्रस्तुति वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामले में निजता का अधिकार जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है या जिन मामलों की उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किसके तहत, धारा 33 के तहत। ठीक है, निजता का अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार जिन मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है, उम्मीदवारों से सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है, तो आरपीए 1951, ठीक है, यानी कि
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 36 में नामांकन की जांच का प्रावधान है। 36 में है, धारा 36 में याद रखना है कि नामांकन का प्रावधान है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग किसी उम्मीदवारों के दिया गया विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवारों का नामांकन खारिज करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए पुनर्मतदान, रीपोलिंग, ठीक है। ये रहा रीपोलिंग, किधर गया, हाँ इसको थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा आप लोग को दिखाई दे, इतना भी ठीक है। देखिए पुनर्मतदान, रीपोलिंग, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के लिए पुनर्मतदान किया गया, ठीक है, कराया गया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित है वे परिस्थितियां जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट देगा कि 1951 के तहत ऐसा कौन सी परिस्थितियां है जिसके तहत ये पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेटमेंट में गलत सही दोनों मिला के पूछेगा, तो हम लोग पहले देखते हैं इसका फैक्ट। प्राकृतिक आपदा, हिंसा हो या फिर वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, इसके कारण पुनर्मतदान हो सकता है। बूथ कैप्चरिंग हो सकता है, बहुत कोई आप देखते हैं बूथ पे ले जा करके वो क्या बोलते हैं, नील वगैरह मिला करके फेंक देता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण, तो इन सब कारण अगर हो जाता है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा सकता है। तो यही चर्चा में है कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों जगह पर पुनः यानी कि पुनर्मतदान हुआ है लोकसभा आम चुनाव में, ठीक है। तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड क्या है, थोड़ा इस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे से पहले साइलेंस पीरियड लागू किया जाता है, ठीक है। यानी कि साइलेंस पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइलेंस पीरियड वास्तव में मतदान के दिन कुछ समय पहले ही चुनाव प्रचार से यानी कि आप प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसके 48 घंटे पहले ये साइलेंस पीरियड लागू हो जाता है, ताकि आप अब जितना प्रचार करना था आप अपने वोट के लिए आप कर लिए, अब आपको प्रचार उच्चार करने से बाधित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे साइलेंस पीरियड के बारे में समझाया गया है। तो मतदान के दिन से 48 घंटे शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म हो जाता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं है। तो आपको याद रखना है ये सारा चीज फैक्ट, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। देखो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख संविधान में हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंधित निम्नलिखित है। धारा 126 एक टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइसों का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम जैसे कि संगीत कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाता है। आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं धारा 126 एक के तहत, ठीक है। यानी टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या गाना के माध्यम से, ठीक है। धारा 126 एक एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। इसके अलावा धारा 126 एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाता है, ठीक है। यानी कि आप ये अनुमान नहीं कर सकते हैं, ओपिनियन आप नहीं देख सकते हैं ओपिनियन पोल के माध्यम से कि फलाना का इतना इतना चला गया है, इतना इतना पे ये विनर हो रहा है, आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ये रोक लगाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज ये रहा, एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र। तो एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
ठीक है। संविधान संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीकों को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मेंशन है, ठीक है। अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं था, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान मेंशन है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के तहत एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले जो था 1996 में कोई रोक वगैरह नहीं था, लेकिन अब वर्तमान की बातें करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 33(7) के तहत एक उम्मीदवारों को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, ठीक है। इसके साथ ही इस उपधारा को 1996 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ा गया कि इससे पहले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 70 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट से छोड़ करके दूसरे सीटों से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यदि 2 जगह आप लड़ते हैं, मान लो एक जगह जीत जाते, एक जगह हार जाते हैं, तो एक जगह तो आपको जहां से जीते तो दूसरे जगह आपको वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीटों पर उसका चुनाव आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जहां पर इसके कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीटों पर उपचुनाव आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जहां पे इलेक्शन हो रहा है, मान लो 2 जगह सीट वैकेंट है, ठीक है, तो उसके लिए उपचुनाव आवश्यक है, लेकिन जहां पे जीत गया है तो उसको वो कलेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा इसमें हम लोग देख लेते हैं होम वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होम वोटिंग। देखिए होम वोटिंग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो पहली बार, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके आदर्श वाक्य, देखिए इसके आदर्श वाक्य, कोई भी मतदान पीछे न छूटे। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्टार्ट किया है होम वोटिंग की सुविधा, तो कोई भी मतदान पीछे न छूटे, इसलिए होम वोटिंग स्टार्ट किया गया है। यानी आप इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल आगे पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मतदान कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी देख रेख में मतदान के घर से मतदान कराया जाएगा और इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लाभार्थी यानी कि 40% बेंचमार्क संदर्भित दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति, ठीक है। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। अगर यानी कि मान लो कोई ओल्ड पर्सन है, लाइक सीनियर सिटीजन्स है काफ़ी, तो उसके लिए ये फैसिलिटी है। साथ ही जो कर्मचारी है या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, 40% काफ़ी उनका बड़ी वो हो चुका है, वो नहीं चल फिर सकते हैं, नहीं आ सकते, तो उनके लिए फैसिलिटी है। दूसरा, इसके साथ सुविधा जो है, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी देख रेख मतदान घर से मतदान वो कराने जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं मतदान की समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाया गया एक अन्य कदम क्या क्या है, तो जम्मू कश्मीर और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म एम, ठीक है, तो फॉर्म एम की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर और उधमपुर में रहने वाले आयोग ने जम्मू कश्मीर और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म एम जो आता था उसे समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जिससे कि मतदान करने में आसान होगा। आयोग जो है स्वीप में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के फैसला किया है। साथ ही आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों को मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारों आदि भी संवेदनशील बनाया जाएगा। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थानों से अपने मतदान का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। डाक मत पत्र, यानी कि यह डाक के द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। निम्नलिखित
व्यक्ति डाक के द्वारा मतदान करने का पात्र है। कौन कौन सा है? जो विशेष मतदाता है, सेवा मतदाता है, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात है, ठीक है, यानी कि मान लो अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट है या फिर कोई एम्प्लॉय है, लेकिन वो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है, तो वो बाई डाक के द्वारा अपना वोट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मतदाता जो कि प्रिवेंटिंग डिटेंशन के अधीन है, प्रॉक्सी वोटिंग इसके तहत पंजीकृत निर्वाचन अपने मतदाता का अधिकार स्वयं के द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा और मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। सर्विस वोटर्स यानी कि सेवा मतदाताओं में शामिल है, सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत में बाहर या किसी पद पर कार्यरत है, या फिर किसी राज्य की पुलिस ऐसा सदस्य जो कि उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा हो, या फिर उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि फॉर्म 17C फॉर्म, ये 17C क्या है? तो निर्वाचन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि फॉर्म 17 जो है ये मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अदर को आप शेयर नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म 17C के बारे में। तो 17C क्या है? फॉर्म 17C जो है निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत इसमें दिशा निर्देश के साथ मेंशन है। इसका प्रबंधन भाग निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक मतदाता केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी है। मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचन की संख्या के बारे में जानकारी है। ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, ठीक है, या फिर ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दिया गया है, या फिर एक दूसरे के भाग निम्नलिखित के बारे में जानकारी होता है, या फिर प्रत्याशी का नाम तथा प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत कितना है, ये इसके बारे में 17C के बारे में है, जो आप एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते हैं, केवल व केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही सीमित रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रेल साइनेज चर्चा में था, तो ये क्या है ब्रेल साइनेज? तो देखिए ब्रेल साइनेज जो है ये पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग केंद्र शासित प्रदेश सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। यह कदम दृष्टिबाधित या फिर दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मताधिकार का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि यदि ऐसा मतदाता चाहे तो अपने साथी सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकता है। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49N का प्रावधान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो गाइज अब हम लोग संसद इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लगभग 47.46 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, लगभग 1 घंटा का, ठीक है। देखते हैं इसके आगे और क्या क्या है। दल बदल अनुपातिक प्रतिनिधि, 1 मिनट, हम लोग कर लेते हैं इसे भी, कब अभी टाइम है, कर लेंगे, ठीक है। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो ये भी हम लोग देखते हैं, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली, फंक्शनिंग, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी, ये न्यूज में क्यों था, ठीक है। तो आंतरिक आपातकाल जो है, इंटरनल इमरजेंसी, वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में इसलिए था कि इंटरनल इमरजेंसी जो है, आंतरिक आपातकाल, इसे 50 वर्ष 2024 में पूरा हुआ है। 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया गया था, ठीक है, यानी 1975 में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, ठीक है। तो भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने में प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है ये
ये लगभग 1 मिनट। निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वायुमंडल संविधान से, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो है ये भारत के 18 भाग 18 के तहत आर्टिकल 352 से लेके 360 में मेंशन है। ठीक है, इस प्रावधानों को शामिल करने के पीछे औचित्य देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान की रक्षा करना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि इंटरनल इमरजेंसी जो है इसका 50 वर्ष पूरा हुआ है। तो एक तो फैक्ट ये याद रखना है। तो स्टार्टिंग पूछेगा कि भाई इंटरनल इमरजेंसी लागू कब हुआ था, तो 25 जून 1975 को। तो 2024 में ये 50 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए ये लागू है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा किस आर्टिकल के तहत आएगा, भाग कौन सा है, तो भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 में मेंशन है। ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान की रक्षा करना है। ठीक है, इतना सारा अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकाल के प्रकार। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। ठीक है, आर्टिकल 352 में है कि युद्ध हो, कोई बाहरी आक्रमण हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है तब आंतरिक आपातकाल लग सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन जो है 356 आर्टिकल में है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। मान लो कि सपोज करो कि कोई भी स्टेट में कोई भी राज्य है, सपोज करो कि बिहार में, या फिर यूपी बिहार कहीं का ले लो, या फिर पंजाब हरियाणा, जहां का मन करे वहां का स्टेट का ले लो। वहां की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ठीक है, 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक नहीं लगाया गया है, अभी तक लगा नहीं है, ये वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा जब होता है फाइनेंशियली, तो ये लगाया जाता है। प्रेसिडेंट के तहत वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 का उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया क्या है। तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन, तो संसद की कह रहा है दोनों सदन, तो दोनों सदन में आपका आ जाएगा लोअर हाउस, अपर हाउस, यानी कि लोकसभा विधानसभा दोनों हाउस। 1 महीना के अंदर अंदर लोकसभा विधानसभा यानी कि संसद के दोनों सदन अनुमोदित होना आवश्यक है, यानी कि दोनों का अनुमोदन करना, दोनों का अनुमति आवश्यक है, यानी कि वो बिना नहीं करेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि 6 महीने तक लागू रहता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल की निश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आपातकाल को मंजूरी देने या फिर जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, ठीक है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत कुल सदस्यों के 50% से अधिक, ठीक है, यानी कि जितना भी उपस्थित लोग हैं 50% से अधिक उपस्थिति मतदान करने कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, विशेष मेजोरिटी। ठीक है, इसके अलावा विशेष परिस्थिति यानी कि 6 महीने की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब 6 महीना हो जाएगा तो लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने को मंजूरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दिया हो। ये कह रहा है, मान लो कि लोकसभा अगर भंग हो जाता है तो जब तक नेक्स्ट लोकसभा चुनाव होकर के जो चुनाव जैसे कि जो जिसका भी गवर्नमेंट बनेगा उस समय तक कह रहा है पुनर्गठन के बाद उसी पहली बैठक से 30 दिनों तक, यानी कि पहली बैठक के 30 दिन हो जाएगा, उस समय तक ये जो है अगर राज्यसभा यदि जारी कर देता है, मंजूरी कर देता है, तब तक वो अगले बैठक तक चलेगा। ठीक है, यानी उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहता है। ठीक है, तो ये सारे आपसे कह रहा है। आपातकाल का निरंसन, ठीक है, रिवोकेशन क्या है, राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा करती है और इसके माध्यम से आपातकाल जो है संबंधित उद्घोषणा रद्द कर सकता है। ठीक है, इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जब लगाना होगा तो लोकसभा,
विधानसभा करे लोकसभा राज्यसभा दोनों की अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन जब हटाना होगा तो इसकी कोई लोकसभा और राज्यसभा कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति एक अनुवर्ती उद्घोषणा करेगा, उसके माध्यम से इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल को निरसन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है, यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन लिखित अनुमोदन आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को दिया गया लिखित सलाह के आधार पर ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है 359 का दायरा सीमित कर दिया है, और इस एक्चुअल क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 और प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी लग भी जाता है, फिर भी ये लागू रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल जो है आर्टिकल 83 और 172वें संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो अपन याद रखना है, आर्टिकल 83 में 172वें संविधान संशोधन लोकसभा के कार्यकाल पहले 6 वर्ष का होता था, जो 5 वर्ष घटाकर कर दिया गया। आर्टिकल 275A हटाना या आर्टिकल केंद्र सरकार को किसी भी राज्य कानून व्यवस्था या फिर किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या फिर किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव, उत्पन्न या फिर उससे जुड़े सभी संशयों, विवाद, जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। दल बदल रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये क्यों न्यूज में था, तो 10वीं अनुसूची की संवैधानिक को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दिया गया है। इसमें क्या है, तो दल बदल रोधी कानून विधि निर्माताओं के अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी वैलिड नहीं रहता है, वो वैलिड नहीं रहेगा। विधि निर्माण जो है, जो भी विधि निर्माता को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, यानी कि दल बदल जो भी लाइक बोले जो चुन करके आते हैं राजनीतिक दल, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा प्रावधान है कि कितने दिनों पे अगर जैसे आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, फिर इसके बाद अगर पार्टी में चले जाते हैं तो आपका सीट खत्म हो जाएगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद इसका ना हम एक एमसीक्यू के फॉर्म में सारा क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। उसमें A to Z क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए ऐसे पढ़ना और एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन करना, कहते हैं ना कि एमसीक्यू थोड़ा कर लेने के बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, ये पूछेगा ऐसे करेंगी, थोड़ा सा ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अभी तक जितना क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से सारा क्वेश्चन हम एमसीक्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, कह रहे निर्वाचन होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, यानी कि दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कानून है, विधि निर्माता जो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी मेंबर होते हैं लाइक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर के पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि विधि निर्माता को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है और अपने राजनीतिक दल की टिकट पर, ठीक है, यानी कि अपने राजनीतिक दल के निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। दल बदल से उत्पन्न होने वाली आयोग से संबंध में किसी भी पर्सन का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। यानी इसका निर्णय जो है दल बदल से उत्पन्न होने वाली आयोग घोषित कौन करता है, तो सदन का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। इसके अलावा अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्य समाप्त हो जाता है यदि कोई सदस्य, यानी कि इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे। डिस्क्वालीफाई जब कर दिया जाएगा तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, किस आधार पे समाप्त होगी, तो थोड़ा हम लोग इस पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो, डिस्क्वालीफाई जब अगर किया जाएगा, किस आधार पे समाप्त हो जाएगा इनकी सदस्यता, अगर कोई स्वेच्छा से अपने दल की
सदस्यता छोड़ देता है तब ये समाप्त हो जाएगा, या फिर सदन में अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी किसी निर्देश में विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है, या फिर मतदान से अनुपस्थिति रहता है, या इस तरह के कृत्य को उस दल या फिर 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया जाता है तब भी समाप्त हो जाएगा। या फिर यदि कोई निर्दलीय दल है, यानी कि उसको टिकट नहीं मिला हुआ है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जैसे वो जीत गया या और फिर किसी दल में शामिल हो जाता है, उसे भी आयोग घोषित हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई मनोनीत सदस्य है, ठीक है, यानी इलेक्टेड मेंबर है और सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीना की समाप्ति के बाद, यानी सीट जब ग्रहण किया, ठीक है, उसके 6 महीना के समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह आयोग घोषित हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड घोषित हो जाएगा, ठीक है। दल बदल कानून के अपवाद क्या है? तो अपवाद में हम लोग देखते हैं, दल बदल कानून किसी राजनीतिक दलों को किसी अन्य दलों या फिर उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है। इसमें क्या क्या शर्त है? तो 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो, या फिर कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता हो तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। वर्तमान में अपने पीठासीन अधिकारी के लिए दल बदल विरोधी मामलों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वर्तमान में क्या है, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं इनके माध्यम से दल बदल जो होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, विरोधी मामलों में कोई निर्णय लेने के समय सीमा निर्धारित कोई कानून अभी तक वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी कि क्या क्या न्यायिक अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी हो, ऐसा क्या क्या निर्णय लिया गया उस पर हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि के हो तो होलोहन बनाम जाचिल 1992 में आया था। के हो तो होलोन बनाम जाचिल 1992 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा का अधीन है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष का निर्णय, कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। इसके साथ ही कह रहा है नेक्स्ट किसम मेघचंद्र, तो किसम मेघचंद्र सिंह वर्सेस 2020 सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता डिस्क्वालीफाई घोषित याचिकाओं पर अध्यक्ष के द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, ये बताया है 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। क्या है केस इनका? किसम मेघचंद्र सिंह, ठीक है। तो इसमें दिया है कि अध्यक्ष के द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। गाइज 1 घंटा एक्चुअली 2 मिनट हो चुका है, वीडियो में भी लंबा हो जाएगा, 1 ही घंटा है ना, कोई नहीं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि माइक मेरा भी डिस्चार्ज हो चुका है। मेरे को लगा कि 2 घंटा तक चल जाएगा माइक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, मे बी आधा इसका कंप्लीट हम कर देते, बट कोई नहीं, छोटा छोटा वीडियो रिकॉर्ड होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी कंप्लीट टोटली, ठीक है। You have to don't take more tension, we have already available to every aspect those which is mentioned in the 365 polity, okay। so मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। एंड इसके साथ ही आई विल बी प्रॉमिस एवरीवन, मैं आप सभी से प्रॉमिस करूंगी कि जितने भी सारा MCQ हो सकेगा मैं सारा लेकर के आऊंगी एंड कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट करा दूंगी बहुत जल्द, क्योंकि अभी मैं थोड़ा दूसरी जगह आई हूँ, मेरा भी एक पेपर चल रहा है, मैं ऑलरेडी खुद यूपीएससी के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी यूपीएससी का मेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस आधार पे मेरे को जितनी नॉलेज है, मैं उतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट हाँ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे लगता है कि हाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक करना, शेयर करना, जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं बिल्कुल 100% कराऊंगी, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताना कि मैम मेरे को ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, मैं जरूर कराऊंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।